हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जैसा कि क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा कि रस क्या होते, कितने प्रकार के होते, स्थायी भाव क्या होता, कैसे निष्पत्ति होती, कैसे उदाहरण इनके मिलते, उन्हें हमें पहचानना कैसे होता, इन सारी चीजों पर हमने बहुत व्यापक परिचर्चा की आपकी। आज उसी से आगे हम बढ़ते हैं। तो रस में आपने पढ़ा कि रस काव्य की आत्मा है, तो आज हम उन्हीं चीजों में आगे बढ़ेंगे और जहां पर बात आती है कि हम काव्य के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सारे लोग जानते हैं कि काव्य से जब हम बढ़ते हैं तो जो रचनाएं हमें मिलती हैं, रचनाएं दो तरीके की मिलती हैं। एक ऐसी रचना मिलती है जो आपकी छंदयुक्त होती है, छंदमयी होती है, और एक ऐसी रचना मिलती है जो आपकी छंदमुक्त होती है। तो छंदयुक्त या छंदमयी और जो छंदमुक्त होती है, इन दोनों के बारे में आज हमें बहुत अच्छे से परिचर्चा करनी है, क्योंकि आप में छंद से संबंधित सवाल यूपीएसआई एएसआई की जो आपकी अभी विज्ञप्ति आने वाली है, इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी व्याकरण में टीम परीक्षा प्लस आप सभी को निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करवा रही है। अगर इन सारी कक्षाओं की आपको नोट्स से चाहिए, डेली बेसिस पर की जितनी कक्षाएं होती है उसकी नोट्स से चाहिए, तो आप 3 महीने के लिए 499 का प्लान ले करके हर एक चीजें, हर एक नोट्स जो अपने आप में विधिवत ढंग से होती है वह प्राप्त कर सकते हैं। हम दिन में आपको एसआई एएसआई बैच के लिए 4 क्लासेस उपलब्ध करवाते, ठीक है, जिसमें पूरा जीएस कवर होगा। हर एक कक्षाएं जितनी भी उसमें मेंशन है, सारी की सारी क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ उन पर आधारित टेस्ट मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे, सब कुछ है, पूरी चीजें हैं, मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। तो उसके लिए आपको बस 499 का 3 महीने के लिए, वो भी 1 महीना नहीं है, 3 महीने के लिए 499 का आपको प्लान लेना है। तो चलिए आज इन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं, परिचर्चा करते हैं छंद विधान के बारे में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं कि ऐसी चीजों की बात करते हैं जैसे गद्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो कल जब मैंने आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाया, तो हिंदी व्याकरण में मैंने आपसे एक चीज बोला था कि जो आपका मतलब एक तरीके से जो छंदमयी कविता होती, छंदमयी रचना होती है, ठीक है, छंदमयी रचना या छंदयुक्त जो रचना होती है, और एक दूसरा आपका क्या होता है, एक आपका छंदमुक्त रचना होती है। तो जो छंदमुक्त रचना होती है ये आपकी क्या कहलाती है, ये गद्य एक तरीके से कहलाती है, और जो छंदमयी रचना होती है ये पद्य कहलाती है, ठीक है। और गद्य ये पद्य में ये अंतर है, मतलब जिसको गाकर आप पढ़ते हैं वो पद्य के तरीके से है, और जो सीधी सीधी आपको पैराग्राफ के तरीके से मिलती है वो आपकी गद्य होती है। गद्य का नियामक अगर देखें कि गद्य की उत्पत्ति कहां से होती है, तो गद्य की उत्पत्ति आपकी हिंदी व्याकरण से होती है, ठीक है। गद्य की जो उत्पत्ति होती है या हिंदी व्याकरण से होती है, वहीं पद्य के नियामक अगर देखें तो यह छंद शास्त्र है, ठीक है। पद्य का नियामक जो है ये छंद शास्त्र है। तो पहला सवाल आपका यहीं से बनता है, जैसे मैंने बात की कि गद्य का नियामक हिंदी व्याकरण है, एक सवाल तो यहां से पूछता है, और पद्य का जो आपका नियामक है यह आपका छंद शास्त्र होता है। छंद के बारे में हम बात करते हैं। छंद वर्णों या मात्राओं के आधार पर एक रचना होती है जिससे आपको आह्लाद मिलता है, जिसको पढ़कर आप आनंदित होते हैं। छंद अगर वास्तविक रूप में देखा जाए कि इस जो है शब्द की निष्पत्ति कहां से होती है, तो यह शब्द जो है छंद अलग अलग जो इसके प्रणेता हैं, ठीक है। वैसे छंद शास्त्र का अगर उल्लेख देखें तो छंद शास्त्र का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में छंद शास्त्र का उल्लेख मिलता है। इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो आचार्य पिंगल हैं, ठीक है। छंद शास्त्र के जो आपके पहली आपको उसमें ईस्वी में जो इसकी रचनाएं प्रारंभ होती हैं, इनके प्रणेता आपके आचार्य पिंगल को मानते हैं। इनमें बहुत सारे आचार्य आपको भी आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, मम्मट हो गए, बहुत सारे आचार्य हैं जिनकी अलग अलग रचनाएं हैं। तो आचार्य पिंगल से ही ये चीजें आपकी प्रारंभ होती है और जो हमें आगे यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में है। छंद शास्त्र के अगर छंद शब्द की हम वास्तविक निष्पत्ति समझें तो छंद शास्त्र की वास्तविक निष्पत्ति जो है, क्योंकि कोई शब्द बनता है, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा, तो इसकी वास्तविक निष्पत्ति चद नामक धातु से होती है, ठीक है। कहीं कहीं आपका जो है छद भी धातु लिखी है, ठीक।
लेकिन जो माना जाता है इसकी निष्पत्ति चद नामक धातु से होती है, और चद का जो अर्थ होता है वह होता है आह्लाद, मतलब प्रसन्नता। जहां पर कुछ आप ऐसा पढ़ें और उसको पढ़ने से आप आह्लादित हो जाएं, एकदम प्रसन्न हो जाएं, मनमुग्ध हो जाएं, वह रचना आपकी छंद कहलाती है। छंदों में वर्णों और मात्राओं के आधार पर किसी आपके पद्य की रचना की जाती है। इन्हीं को आज हमें इन पर समझना है, बहुत विधिवत ढंग से एक एक पर चर्चा करनी है, क्योंकि छंद में जब हम बात करते हैं वर्णों और मात्राओं के आधार पर तो इनके विभेद बनते हैं, ठीक है। इनके भेद में जब जाते हैं तो छंद की जो रचना आपकी मिलती है, एक तो मात्रा के आधार पर तो मात्रिक हो जाता है, वर्ण के आधार पर आपका वर्णिक होता है, एक तीसरा भी आपका मान लिया जाता है, ठीक, जिसको लयात्मक, लयबद्ध, ठीक है, जो गीत के रूप में होते हैं उनको लयात्मक कोई कोई मान नहीं लेता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, या कहीं पर उभया मिल जाता है, दोनों चीजें हैं, उन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन आपका मात्रिक है और वर्णिक में पूछें जो आपके जो है पाठ्यक्रम में है, क्योंकि आपको परीक्षा में सफलता के लिए यह ध्यान रखना होता है, यहाँ पीएचडी नहीं करनी है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं जितना चीजें हैं। लोगों की मानसिकता क्या होती है, बच्चों की मानसिकता क्या होती है, अच्छा टीचर जितना पढ़ा रहा है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ा है। अरे पढ़ो वो भैया जहां से सिलेक्शन होना है, इसमें पढ़ाऊं तो 3 दिन की क्लास इसी में है, ठीक है, पूरी गीत गाथा लिखा जाए। लेकिन सफल होने के लिए जरूरी यह है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है और प्रश्नों के पूछने की गहराई क्या है। अगर उस स्तर को और उस जो है प्रकृति को आप भांप पाए तभी सफलता मिलती है। अब जो चीजें आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछनी है, यूपीएससी में इससे एक प्रश्न मुश्किल से पूछेगा कभी कभार, ठीक है, मान लो 2 प्रश्न हो गया, तो ऐसे सिविल पुलिस में तो इससे काफी सवाल पूछे गए थे छंद रचना से। लेकिन एसआई का जो आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है हिंदी का लेकर के, इसमें छंद से संबंधित सवाल आपके ज्यादा नहीं है। तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 प्रश्न आना है 25 में से, तो इसमें हमसे गलतियां ना हो। गलतियां कहां नहीं होंगी, मात्राओं के आधार पर जो आपके छंद हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, यहीं से सवाल पूछता है। वर्णों के आधार पर कुछ छंद हैं, उनसे भी सवाल पूछ लेता है। तो जो महत्वपूर्ण है वही मैं बताऊंगा, उसमें कैसे गिनते हैं मात्राओं के आधार पर। मान लीजिए उदाहरण दे दिया और पूछा कि इसमें कौन सा छंद है, पहचानिए, तो उसको कैसे गिनेंगे, मात्राएं कैसे गिनते हैं, वर्ण कैसे गिने जाते हैं। वह हालांकि ये वर्णिक छंद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पर चर्चा कर लेंगे। मेन तो आपका मात्रिक छंद होता है, मात्रिक में भी कई आपके अलग अलग विधान होते हैं। सममात्रिक क्या होता है, ठीक है, विषम मात्रिक क्या होता है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं को हमें जानना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जहां से सवाल पूछता है। नहीं तो ये पढ़ाते रहो, सारी चीजें वैसे बसती चली जाएंगी। तो अब एक एक पॉइंट हम शुरू करते हैं। ये तो मुझे बताना था कि इन्हीं सब पर हम लोग आज पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आप एक एक सारी बातों को मेरे सुनते रहिए बहुत ध्यान से, और उन्हीं को आगे जो है हम परिचर्चा करते हुए, इस पर विधिवत ढंग से बात करते हुए आगे चलेंगे। देखिए, छंद मैंने बताया परिभाषा कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, प्रसन्नता हो, वर्णों का और मात्राओं का एक नियमित क्रम हो, कहीं यगड़ मिले, कहीं जगड़ मिले, कहीं तगड़ मिले, ठीक है, कहीं रगड़ मिले, एक नियमित क्रम जो चलता है, और उस नियमित क्रम से कोई रचना है, उस रचना को आपने पढ़ा तो आप बड़े आह्लादित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, वाह एकदम आत्मा जो है इसमें बस गई है, बहुत अच्छा लिखा है। तो उस रचना को हम यहां छंद बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा दी जाए छंद की, तो छंद वह होगा जिसमें अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यह व्याकरणिक दृष्टि से आपकी जो है परिभाषा हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पढ़ने की अगर बात करें, इन्होंने कहा कि जो आह्लादित करे वो छंद है, जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे वही क्या है, छंद है। इन्होंने कहा चंदंती चंदत्ती हस्यते येन दीपते वाता छंदा, मतलब जो आपको आह्लाद दे, प्रसन्न करे, हस्यती हंसी ला दे, ठीक है, वात छंद, वो क्या है, छंद है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आचार्य पढ़नी के अनुसार परिभाषा है। इन्होंने जो बताया, पढ़नी ने कहा कि छंद जो है चलि धातु से निकला है। और यास्क की अगर बात कर ले, यास्क, ठीक है, इन्होंने निरुक्त की रचना की है। यास्क ने
इन्होंने छंद की व्यक्ति जो है व्युत्पत्ति छद्य नामक धातु से मानी है। ठीक है, तो आचार्य पढ़नी इसको चद नामक धातु से मानते हैं, और जो आपके आचार्य यास्क हैं इन्होंने अपनी किताब निरुक्त में क्या बताया कि इसकी व्युत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है संवरण या आच्छादन। और इन्होंने क्या बोला कि छंदांश छादनात्। इन्होंने जो बोला, यास्क ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि छंदांश छादनात्, मतलब छंद से आपको क्या मिलेगा? आह्लाद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। ये दोनों की दोनों जो आपकी प्राचीन परिभाषाएं, इनसे स्पष्ट ये होता है कि जो रचना होती है वर्णों और मात्राओं के आधार पर, यह रचना ऐसी भी होती है जिनको पढ़कर आपको कोई जो है प्रसन्नता ना मिले, कोई आप भाव विभोर हो ही ना, तो और कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती है। तो जहां से आपको प्रसन्नता मिलेगी वो रचना छंद में बंधी होगी, और जहां से नहीं मिलेगी वो रचना आपको छंद में बंधी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित। ठीक है, छद धातु भी लिखी मिलती है, इन दोनों को याद रखिएगा। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने परिचर्चा की थी कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आचार्य पिंगल मानते हैं या ऋषि पिंगल को मानते हैं। यह सवाल पूछता है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल है या ऋषि पिंगल है। समझ गए? एक सवाल आपका यहां से बनता है। दूसरा बनता है छंद को लेकर के कि किस धातु से निर्मित शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छंद की प्रथम चर्चा कहां पर हुई? ऋग्वेद में हुई है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यह सवाल आपका यहां से बनता है। तीसरा, यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र नियामक है। छंद पद्य की रचना का मानक है, एक स्टैंडर्ड है, और इसी के अनुसार पद्य की सृष्टि होती। पद रचना का समुचित ज्ञान जो है छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं होता है। अब हमें आपको तो रचना करनी नहीं है, लेकिन आगे जिनके मन में है कि हम पुस्तक को लिखेंगे वो इन सारी चीजों को समझेंगे, साहित्य की गहराइयों को समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि छंद के आखिर अंग क्या क्या होते हैं। अगर छंद की रचना वर्णों मात्राओं के नियमित विन्यास पर आधारित होती है तो इसके अंगों से कई अंग बनेंगे, उनसे इनका निर्माण होगा। 7 अंग छंद में माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहली चीज होती है चरण या पद या पाद जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है वर्ण और मात्रा। तीसरा होता है संख्या क्रम और गण जो है गण। तीसरा जो होता है लघु और गुरु मात्राओं के हिसाब से। ठीक है, और चीजें आती हैं। पांचवा जो होता है यह गति भी हम देखते हैं कि छंद में गति कैसी है, यति और विराम भी देखते हैं। और जो 7वां होता है यह तुक होता है। तो छंद के 7 अंग माने गए। 7 अव्यय किसी छंद को आप पढ़ते हैं तो वहां आपको मिलेंगे। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम छंद पढ़ रहे तो छंद में हमें 7 अव्यय कहीं ना कहीं मिलने हैं। अब इन्हीं को एक एक को हम समझते हैं कि चरण क्या होते, वर्ण और मात्रा को कैसे हम गिनते हैं उसको सीखेंगे, गिनती को। साथ ही साथ संख्या क्रम और गण क्या होते हैं, गणों की संख्या पर सवाल पूछता है। ठीक है, कि गणों की संख्या कितनी है, इससे आधारित जो आपका सूत्र होता है उसको पूछता है। तो इन्हीं सभी पर अब हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो अब आपको मेन पॉइंट समझने हैं, क्योंकि अब हम अंगों पर परिचर्चा कर रहे हैं तो यह बिंदु आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला आपका होता है चरण या पाद। ठीक है, चरण देखो, कोई भी छंद है तो वो प्रायः जो आपको मिलेगा रचना के आधार पर उसमें 4 चरण माने जाते, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और हर एक जो चरण होता है, ठीक, इसके 4 भाग बनते हैं और हर एक जो आपका भाग होगा वो चतुर्थांश, ठीक, आपका चरण कहलाएगा। दूसरी बात अगर यहां पर देखें, कुछ छंदों में तो 4 चरण बनेंगे लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, ये सब आपके 2 पंक्तियों में कॉमा लगा के दूसरा शुरू कर दिया जाता है। ऐसे छंद के प्रत्येक को जो है दल कहते हैं। ऐसा जो छंद है उसकी प्रत्येक जो पंक्ति होती है उसको दल कहते हैं। समझ गए? रामायण वगैरह आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, जहां पर सीधा सीधा लिख दिया जाए वो आपके दल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों यानी दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे कुंडलियां आप पढ़ोगे यानी दोहा और रोला। इस पर सवाल पूछता है कि दोहा और रोला के योग से किसका निर्माण होता है, वो कुंडलियां बनेगी। छप्पय होता है, ये रोला और उल्लाला के निर्माण से बनती है। रोला और उल्लाला आपस में जब संयुक्त होते हैं तो छप्पय का निर्माण कराते हैं। ये आपके 6-6 पंक्तियां इनमें होती हैं, इन सारे छंदों में। अब चरण 2 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक चरण आपका होता है समचरण और दूसरा जो चरण होता है यह विषम होता है। अगर 4 चरण हैं तो पहला और जो आपका तीसरा चरण होगा ये विषम होगा, दूसरा और जो चौथा होता है ये इन चरणों को हम समचरण मानते हैं। समझ गए, इसको ध्यान रखिएगा। चरण आपके 2 होते, पहला तीसरा विषम होता, दूसरा और चौथा आपका समचरण होता। अब पढ़ते हैं कि वर्ण और मात्रा क्या है। तो वर्ण जो होता है, ठीक है, वर्ण और अक्षर इन दोनों में आपका क्या होता है, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। एक स्वर अगर उसमें है तो वह ध्वनि आपकी क्या होगी, वर्ण होगी। जिस ध्वनि में स्वर नहीं है, जैसे हलंत वाले शब्द, जैसे राजन में लास्ट में ना लिखा है, ठीक, वहां हलंत लगा है, मतलब इसमें स्वर का उच्चारण नहीं होगा। ठीक, संयुक्त अक्षर कहीं पर लिखा है, इसका पहला अक्षर जैसे कृष्ण में, ठीक है, जो बीच का आपका सा है आधा, ये जो लिखा है उसे वर्ण नहीं माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके वर्ण नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां परिभाषा लिखी कि एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते, और जहां स्वर ही नहीं मिल रहा वहां उसे वर्ण की संज्ञा हम नहीं देते हैं। ठीक है, आगे ये गिनने में बहुत जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णिक छंद में चाहे ह्रस्व वर्ण है या दीर्घ, वह एक ही वर्ण माना जाएगा। जैसे राम, रामा, रम, रमा, इन चारों शब्दों में 2 ही वर्ण हैं। वर्ण की संख्या इसमें 2 ही लिखी है, मात्रा से मतलब नहीं है। वह ह्रस्व वर्ण है या दीर्घ वर्ण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्णों में। समझ गए? ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे राम लिखा है, रामा लिखा है, रम लिखा है, रमा लिखा है, इन सभी में 2 ही वर्ण है, रा और मा। ठीक है, 2 वर्णों से इनकी रचना है। तो वर्ण 2 प्रकार के बनते हैं। एक आपका ह्रस्व होता है, मतलब ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, जैसे आ, ई, उ, री, ठीक है, का, की, कु, क्री, ये जो है ये ह्रस्व स्वर वाले वर्ण कहलाते हैं। दूसरा जो होता है ये दीर्घ स्वर वाले वर्ण कहलाते हैं, जिनको दीर्घ वर्ण बोलते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी हो गया, फिर आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ठीक है, उ, औ हो गया, का, की जो लिखा है आपके सामने, ये चीजें हो गई। ये सभी किसके अंतर्गत होंगे, ये आपके दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्णों में 2 प्रकार। मात्रा क्या होती है, वर्ण और मात्रा भाई अलग अलग चीजें हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, जितना उसमें समय लगता है। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, ह्रस्व, पुलित, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में जब हम वर्णमाला शुरुआत करेंगे वहां पर आपको विधिवत ढंग से बताएंगे। दूसरे शब्दों में अगर इसको परिभाषित करें कि मात्रा क्या है, तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे उसकी मात्रा बोलते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती या समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन में परिभाषा दे दिया, तो वहां पर आपको इन चीजों को समझना है अच्छे से। तीसरी बात, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता उसे 1 मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता उसे 2 मात्रा कहते हैं, मानते हैं। ठीक, इनकी जो गणना होती है, जिस ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में आपका चूंकि समय कम लगेगा, ठीक, तो इसको 1 मात्रिक बोल देते, और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में समय ज्यादा लगता उसको 2 मात्रिक बोल देते। तो अब यह पता चल गया कि मात्राएं भी 2 प्रकार की होती हैं। ह्रस्व की मात्राएं कहां पर होंगी, आ, ई, उ, आ है, ई है, उ है और री, इन सभी की आपकी ह्रस्व की मात्राएं होती हैं। दूसरी जो मात्रा होती है दीर्घ की, जहां पर आपको ऐसे मिल जाए कि जहां आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, उ की मात्रा हो, ए, उ, औ, इन सभी की मात्रा होगी, वहां आपकी दीर्घ की मात्रा लगेगी। इस बात को ध्यान रखिए, अभी आगे और व्यापक में समझेंगे। अब हम बात करते वर्ण और मात्रा की गणना कैसे की जाती है, इनको समझ लीजिए। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखना है कि आ, ई, उ, री ये सभी एक वर्णिक हैं। ठीक, पहली चीज।
वर्णों में गिनेंगे इनको तो आ ई उ री जो है ये एक वर्ण में आते हैं। दूसरी बात, जो दीर्घ स्वर है वाले वर्ण हैं इसमें आ ई उ ए आए ओ आओ ये सभी भी आपके क्या होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि दीर्घ हो या ह्रस्व हो वर्णों में सभी को एक काउंट करते। ठीक है, जैसे राम, रामा, ठीक है, रमा और रम चारों को गिना था तो वर्णों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मात्राओं में फर्क पड़ता है। ह्रस्व स्वर है तो वह एक मात्रिक होता है। ठीक है, जैसे आ ई उ री, और अगर दीर्घ स्वर है तो वह जो है द्विमात्रिक होता है। इसी को ध्यान रखना है। और तो अंतर को अगर समझना है कि वर्ण और मात्रा में अंतर क्या होता है, तो वर्ण और मात्रा में हमेशा यही चीज होता है कि वर्ण सस्वर अक्षर को बोलते हैं। अगर स्वर आ रहा तभी वह वर्ण है, और जो मात्रा है, मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। ठीक है, मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं, क्योंकि स्वरों की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक आपका यहां उदाहरण लिखा है कि धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। पढ़ा होगा आप लोगों ने कक्षा 6 या 7 में यह है। अब इस पंक्ति में जैसे जू लिखा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर दूसरी चीज तैसी लिखा है, सी। इन दोनों में ये दोनों के दोनों, जो जू लिखा है ऊ की मात्रा लिखी लगी हुई है, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा है, और सी पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों लघु पढ़े जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही चीज हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि हम यहां सस्वर स्वर जो है अक्षरों को देख रहे हैं, वर्णों को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं इस बात को समझिए। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत ढंग से इनमें वर्ण और मात्राओं को आपको गिनना सिखाया है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है। अलग अलग उदाहरण आपके सामने हैं। ये वर्ण लिखे हैं, एक वर्ण पहला मैंने लिया का। अगर का आपके सामने लिखा हुआ है तो अब इसमें मात्राओं को गिने तो का जो ये सब आपको वर्ण दिख रहा, इसमें वर्ण भी एक है और मात्रा भी एक है। ठीक है, इसमें एक वर्ण है और एक ही मात्रा है। दूसरी बात, यहां पर लिखा है आधा जो का है इसमें ला जुड़ गया कुल। ठीक है, कुल आ नहीं आएगा बीच में का के बाद। इसमें अगर देखें तो इसमें अभी भी एक वर्ण और एक ही मात्रा है, क्योंकि वर्ण में क्या होना चाहिए, वर्ण में आपका जो है स्वर आना चाहिए और मात्रा में भी स्वर आना चाहिए, क्योंकि भैया स्वरों की ही मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं। तीसरा यहीं पर लिखा है जैसे आधा सा, फिर उसी में आधा था और फिर या जोड़ दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य जैसे आप लिखते हैं। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, अब इसमें आपसे पूछे कितने वर्ण लिखे हैं, तो आपको दिख रहे हैं आधा सा लिखा है, आधा था लिखा है, या लिखा है। क्या ये 3 वर्ण लिखे हैं? नहीं, ये वर्ण केवल एक है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं भी मात्रा नहीं आ रही है स्वर की, और अगर स्वर नहीं है तो वह वर्ण नहीं गिना जाएगा। ठीक है, इन सभी को मिलाकर एक ही वर्ण लिखा है। और अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा भैया इसमें या के बाद ही आ रही एक ही मात्रा है, तो अभी भी इस वर्ण में एक वर्ण और एक मात्रा लिखी हुई है। समझिए कैसे काउंटिंग में गलतियां करते हैं और वहां आसानी से एक नंबर अपना खो देते हैं, उस चीज को आपको समझना है। जैसे का के ऊपर रा लगा है, ठीक है, अब इसमें अब भी एक ही मात्रा है और एक ही आपका वर्ण लगा है। ठीक है, का के ऊपर रा लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, रा है, इसमें एक ही वर्ण है और एक ही मात्रा है। दूसरी चीज, जैसे का पर आ की मात्रा लग गई, अब इसमें जब आ की मात्रा लगेगी तो वर्ण यह केवल एक होगा, लेकिन मात्रा इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि ये दीर्घ मात्रिक आपका हो गया। ठीक है, आ आपका क्या होता है, ये एक मात्रिक है, लेकिन जो बड़ा आ है जिसको आप बोलते हैं उच्चारण के आधार पर यह आपका दीर्घ स्वर हो गया, तो इसमें 2 मात्रा लगती है। तो यहां पर अब देखिए जैसे मात्रा लगी तो वर्ण वही रह गया, लेकिन इसमें मात्रा की संख्या आपकी 2 हो गई। जैसे फिर आधा का में ला को जोड़ दिया जाए और उस पर मात्रा लगा दी जाए, तो यहां अभी भी चूंकि आधा का के बाद इसमें स्वर नहीं आ रहा, सीधा ला के बाद मात्रा आ रही, तो वर्ण जो होगा ये एक ही होगा, लेकिन यहां मात्रा आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज है जैसे कल एक आपका लिखा हुआ है सब। अब इसमें का और ला दोनों अलग अलग, इनके बीच में स्वर भी आ रहा, इस वजह से यहां वर्णों की संख्या 2 होगी, और दोनों वर्णों में आपकी क्या है, एक मात्रिक आप
के दोनों वर्ण है, इसलिए मात्राओं की संख्या 2 हो जाएगी। अब जैसे लिखा है आधा का, इसको ला से जोड़ा गया फिर मां लिखा गया, तो इसमें जो है अब चूंकि आधा का के बाद कोई स्वर तो है नहीं, ला आया तो ये एक होगा दोनों मिला के, दूसरा मां होगा। अब यहां वर्ण 2 होंगे और मात्रा भी 2 होंगी, ऐसे समझना। अब काल लिख गया, अब काल में वर्ण तो 2 होंगे लेकिन मात्रा 3 हो जाएगी, क्योंकि आ की मात्रा आपकी दीर्घ मात्रिक और ये, ठीक है। ऐसे सत्य लिखा है, अब सत्य में ता के बाद आपका या सीधा आता, बीच में कोई आपका जो है स्वर नहीं आ रहा, इस वजह से ये केवल वर्ण आपके 2 होंगे, सा और या के बाद में जो आ रहा, ठीक। लेकिन मात्राएं यहां पर 3 होंगी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य में देखें इसमें वर्ण कितने हैं। अब स्वास्थ्य शब्द लिखा है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कितने वर्ण लिखे हैं, तो स्वास्थ्य में भैया अगला जो पहला वाला सा लिखा है, ये वाक्य साथ जुड़ने पर ही एक वर्ण बनेगा, और दूसरा जो आधा सा था और या लिखा है, ये तीनों आपस में मिलके एक वर्ण बनाएंगे। तो वर्ण इसमें केवल 2 लिखे हैं, ठीक है। दिख हमें 5 रहा है लेकिन वर्ण केवल इसमें 2 लिखे हैं और मात्राएं इसमें 3 हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर आपका लिखा है का पूरा लिखा है, उसमें आपका आधा ता आधा सा और पूरा ना जुड़ा है, फिर लास्ट में आपका या पर रा लगा हुआ है, तो ये जो मिलेगा। अब इसमें वर्ण देखो, पहला तो का हो गया, ठीक, एक वर्ण, और दूसरा ये बीच में जो आपका लगा हुआ है ये सभी का सभी, ठीक है, ना तक जाएगा, ये इसमें वैसे 3 वर्ण बनेंगे, ठीक है, 3 वर्ण और मात्राएं जो बनेंगी वह 3 बनेंगी। इसके बाद बढ़ते हैं, सिंधु शब्द लिखा है, ठीक है। अब सिंधु में चूंकि बीच में आधा ना है इसलिए ये वर्ण नहीं गिना जाएगा, यहां पर 2 वर्ण है, मात्राएं आपकी क्या है, इसमें 3 है क्योंकि यहां छोटा ऊ है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब उसके बाद जैसे यहां पर, उसके बाद यहां देखिए सिंधु बिंदी लगी है तब भी 2 वर्ण होंगे, ठीक है, मात्राएं वही होंगी, 3 होंगी। हंस लिखा है तब भी 2 वर्ण ही है, बीच में उच्चारण कुछ भी हो रहा है, ना का उच्चारण है लेकिन उसके बाद आ नहीं आ रहा, इस वजह से वो वर्ण एक ही गिना जाएगा। अब हंसी लिख दें तब भी आपका 2 वर्ण और 4 मात्राएं होंगी यहां पर, ठीक है, हंसी। उसके बाद आपका हंसी लिखा जाए तो यहां 2 वर्ण और 3 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, हंसी लिखा जाए तो 2 वर्ण 4 मात्राएं हो जाएंगी। ये ऐसे हमें समझना होता है, इन चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो ये थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, देश प्रेम लगा है और उच्चारण आपने किया देश प्रेम। जब उच्चारण आपने किया देश प्रेम तो यहां पर 4 वर्ण लिखे हैं, पहला देश में दा और सा है और प्रेम में आपका पा और मा लिखा है। वर्ण यहां 4 होंगे लेकिन यहां मात्राएं जो होंगी आपकी 6 बन जाएंगी, 3 पहले वाले में 3 दूसरे वाले में। लेकिन अगर वही देश प्रेम उच्चारण आपने क्या किया देश, फिर आपने किया प्रेम, देश प्रेम, अब यहां पर वर्ण जो है 4 ही रह गए लेकिन मात्रा आपकी 7 हो गई क्योंकि बीच में आ जाएगा, ठीक। तो इस बात को आपको समझते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण मात्रा में अंतर मैंने बताया कि ह्रस्व और दीर्घ अगर कहीं भी लिखा है तो वर्ण काउंटिंग में कभी कोई आपको सोचना नहीं है कि इसमें वर्ण कितने हैं, वर्ण सीधा सीधा गिन लेते हैं, लेकिन मात्रा पर इसमें असर पड़ जाता है ह्रस्व और दीर्घ का, ठीक है, इन्हीं से आपका आगे बढ़ता है। अब भारत और भारती शब्द लिखे हैं, पहला शब्द है भारत, दूसरा है भारती। इसमें वर्ण देखें तो 3-3 लिखे हैं लेकिन मात्राएं गिन लीजिए तो पहले वाले में 1 2 3 है और दूसरे वाले में 2 1 3 2 5 लिखे हैं, ठीक है। दूसरे वाले में जो मात्रा भारती जो शब्द लिखा है वर्ण उसमें भी 3 लिखा है, भारत में भी 3 वर्ण है, लेकिन जब मात्रा देखेंगे तो भारत में 3 मात्राएं हैं और भारती जो आपका शब्द लिखा है इसमें 5 मात्राएं हैं, ठीक है। तो वर्ण और मात्रा में, वर्ण में ह्रस्व और दीर्घ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ का प्रभाव पड़ता है, उनकी गिनती में उनकी गणना बढ़ और घट जाती है जिसके आधार पर छंद के प्रकार में परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ते हैं संख्या क्रम और गण को, क्योंकि एक सवाल यहां से भी पूछता है। होते क्या है, देखो वर्णों और मात्राओं की सामान्य गणना को संख्या बोलते हैं, किसमें कितनी संख्या है। दूसरी बात इस चीज को ध्यान रखना कि कहां लघु वर्ण है और कहां गुरु वर्ण है, इसके नियोजन को क्रम कहते हैं। कि जो है
आपकी जो पंक्ति है उसके अंतिम पर आपका गुरु आएगा कि लघु आएगा, इसका जो नियोजन है, इसका जो विधान है, यह विधान आपका क्रम कहलाता। और छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। यह परिभाषा पूछी गई है, यह परिभाषा पूछी गई है कि वर्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत रहती, वरन वर्णों का लघु गुरु क्रम भी नियत होता है कि कहां लघु होगा, कहां पर गुरु होगा। जहां वर्णिक हम पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें फिक्स रहती है, निर्धारित रहती हैं, नियोजित रहती हैं। आगे अब इसमें बढ़ते हैं। इसके बाद गणों की संख्या को देख लेते हैं। गण देखिए भैया, यही है आपके यमाता, राजभान, सलभा जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूछता है किसका सूत्र है, तो वो गणों का सूत्र है। अब इसमें जैसे गणों की संख्या जो है 8 होती है। पहला होता है मगण। मगण का मतलब हुआ मा गा ड़ा, इसमें तीनों गुरु आपके आते हैं। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों आपके गुरु आएंगे। ठीक है, उदाहरण इसका क्या होगा, अगर मगण आपका बोला गया कहीं पर तो इसका जो उदाहरण बनेगा वह उदाहरण आपका कौन सा होगा, यह मातारा का बनता है। ठीक है, मातारा जैसे लिखा है। ठीक है, ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण आपके मगण का है। ठीक है, जैसे सावित्री आपका शब्द हो गया, ये किसका उदाहरण, ये मगण आपके गण का उदाहरण है। ठीक है, दूसरी बात इसमें अगर देखें, नगण क्या होता है, नगण में तीनों लघु आते हैं। ठीक है, तीनों आपकी लघु मात्राएं आती हैं। उदाहरण जैसे नसल। ठीक है, अब इसमें उदाहरण दूसरा देख ले, अनल भी है। ठीक है, अगला है भगण, जगण, सगण, यगण, रगण। ठीक है, और तगण। ये आपके जो लिखा है, जैसे मां लिखा है तो मां का मतलब मगण। ठीक, नगण, भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, ये 8 तरीके के गण होते हैं। इन्हीं से मतलब इतना दिमाग में रखना है कि इसमें यमाता, राजभान, सलभा, चा, ठीक है, ये आपके इनके पूरे परिभाषाएं होती हैं जो सवाल पूछता है। लघु और गुरु क्या होता, लघु गुरु मैंने बता दिया कि आ ई उ जो है इन हरस स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता। जैसे कलम, इसमें तीनों लघु वर्ण है और इसका जो चिन्ह हुआ मात्रा का वो ऐसे 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 लगा देते हैं। लघु में एक खड़ी पाई खींच देते हैं। और वही चीज जहां चंद्रबिंदु वाले हरस्व शब्द होंगे वो भी लघु होंगे। जैसे आपका हा के ऊपर चंद्रबिंदु लगी है तब भी उसको लघु वर्ण काउंट करेंगे, उसको डबल नहीं मानेंगे। इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे यही दिक्कत देगी। अगर कहीं पर आ, ई, उ और री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं, जैसे राजा, दीदी, दादी, इन तीनों शब्दों का मात्रिक जो चिन्ह होगा, जैसे राजा है तब भी इसमें 2 वर्ण ये भी आएंगे। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर तथा इनसे मिले व्यंजन भी आपके क्या होंगे, गुरु होंगे। सभी की सभी जो काउंटिंग होगी वो गुरु। एक बात इसको याद रखिएगा, जो अनुस्वार युक्त गुरु जो है वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं, क्योंकि इसमें जैसे संसार लिखा है। ठीक है, संसार क्या होगा, यहां ये आपका गुरु वर्ण होगा, लेकिन चंद्रबिंदु वाले नहीं होंगे। यही कंफ्यूजन होते हैं, यही गलत कर देते हैं। अगर किसी पर चंद्रबिंदु लगा है तो यह हमेशा आपका क्या होगा, लघु वर्ण होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार अगर लगा है तो यह आपका दीर्घ वर्ण होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, गलत मत करना। ठीक है, काउंटिंग में यही गलतियां होती हैं, छोटी छोटे बिंदुओं को याद रखना होता है। अब हम बात करते हैं गति की। गति है जब किसी आप छंद को पढ़ रहे हो तो जो लय बनती है वह लय आपकी गति कहलाती है। ठीक है, जो प्रवाह होता है वह गति होती है। वर्ण वृत्तों में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मात्रिक वृत्तों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे जब सकोप लखन वचन बोले, इसमें 16 मात्राएं हो गई, लेकिन चौपाई का एक चरण नहीं मान सकते क्योंकि इसमें गति नहीं है। गति ठीक करने के लिए इसे लखन सकोप वचन जब बोले ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गति लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, सही एक नियमित विन्यास क्रम में लाना पड़ेगा, तब यह चौपाई बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें भैया, और चीजों को समझ लेते हैं। देखिए कुछ चीजें यहां पर लिखी हैं। अगर मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की जो गति है उसमें बाधा पड़ सकती है। कैसे, जैसे उदाहरण आपके सामने लिखा है कि दिवस का अवसान था समीप में गत। ठीक है, दिवस का अवसान था समीप,
अब इसमें को जब आप पढ़ोगे उदाहरण, तो इसमें गति कोई मिली? कोई गति नहीं मिली, लय मिला ही नहीं, प्रवाह मिली ही नहीं। दूसरा उदाहरण जैसे चौपाई है, अरिल है, व पद्धरी है, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, लेकिन आपको अरिल और पद्धरी ये नहीं पढ़ना, चौपाई ही पढ़ना होता है। ठीक है, ये छंद परस्पर जो है गति की वजह से भेद इनमें होता है, गति की वजह से इनके, ठीक है, अलग अलग रूप दिए गए, जबकि मात्रा सभी में क्या होती? बराबर होती है। अब यति पढ़ते हैं, यति का मतलब होता है कि जहां पर आप कोई छंद पढ़ रहे हो और बीच में थोड़ी सी सांस लेने के लिए रुके, ठीक है, वो जगह यति कहलाती, विराम इसको बोलते हैं। मतलब छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता और इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है तुक। तुक क्या होता है? तुक मतलब होता है कि छंद के अंत में जब जाओगे, जैसे आप अकारांत आकारांत, ठीक है, इकारांत ईकारांत पढ़े होंगे ना, तो वैसे उसमें क्या है, उसमें इसमें छंद में देखते हैं कि अंतिम जो आपका शब्द बन रहा उसका अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लगी, ऐसे अगले वाले में हो, वो तुक बनता है इसका। ठीक है, मतलब छंद के चरणों के अंत में समान स्वरयुक्त वर्ण स्थापना को तुक कहते हैं। जैसे आई पहले चरण के अंतिम में है तो दूसरे चरण के अंतिम में जाई मिल गया, मतलब वो तुक बना रहना चाहिए, लयताल आपका बना रहना चाहिए, तभी तो प्रवाहमान आएगा। ठीक है, पढ़ने में तभी तो आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो वो अतुकांत कहलाता। ठीक है, इतनी सी बात है। अब छंद के भेद को अगर देखें, आतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ठीक है, आतुकांत छंद को। ठीक है, अब छंद के भेद, इसी को जो है हम लोग मुक्तक छंद भी बोल देते हैं कहीं कभार, जिसमें तुक नहीं है, मुक्त है हर एक चीजों से, चाहे जो जैसे है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ते हैं छंद के भेदों को। तो छंद भैया मुख्य रूप से 2 प्रकार है, 3 प्रकार भी लिखा मिलेगा, 4 प्रकार भी लिखा मिलता, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। हमें जो मतलब है, जहां से जानना है, जहां से प्रश्न पूछता है उतना पढ़ना है। छंद के 2 प्रकार हैं, एक मात्रिक छंद होता है, यानी मात्राओं के आधार पर जो रचना होती है वो, और दूसरा वर्णिक होता है। अब इसी में वर्णित भी मिल जाएगा, मुक्त भी मिल जाएगा, तो मिला के 4 हो जाते। जहां 3 लिखा मिलता है वहां पर इसको एक 6 और जोड़ देते हैं छंद में, उसको लयात्मक वो लोग बोलते हैं। लयात्मक का मतलब गीत कोई हो गया, उसको लयात्मक। वहां हम ना तो वर्ण गिनते हैं और ना तो आपका जो है वो मात्राएं गिनते हैं कि इसमें चौपाई जैसी मात्रा। गीत जो आपके होते हैं गाने, वो आपके लयात्मक होते हैं, बस लय बनी रहती है। ठीक है, प्रवाह बना रहता है, लेकिन उसमें मात्रा और इनका कोई नियमित क्रम नहीं होता। तो 3 वाले में लयात्मक या उभया भी, कहीं कहीं आपको उभय छंद भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, और जो 4 जहां लिखे मिलते हैं वहां मात्रिक, वर्णिक, वर्णित एक हो जाता है, और एक आपका उसमें जो है मुक्त ले लेते हैं, वो 4 मानते हैं। ठीक है, यहां हम 2 जो हमारी संख्याओं मतलब पाठ्यक्रम में है और जहां से हमसे सवाल पूछता उनको पढ़ते हैं। देखिए, मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या नियत होती, निर्धारित होती, और वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या नियत होती। कुछ एक आचार्य लय के आधार पर छंद का एक अन्य प्रकार मानते हैं, जिसको लयात्मक भी कहते हैं, और लयात्मक छंद के अंतर्गत गीत आते हैं जितने आपके गाने होते हैं। ठीक है, तो छंदों में के पुनः 3 प्रकार बन जाते हैं, जैसे हमने पहला देखा मात्रिक। अब मात्रिक में आपका पहला बनता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। ठीक है, सममात्रिक जहां मात्राएं आपकी समान मिलती हैं, विषम मात्रिक जहां मात्राएं आपकी समान नहीं मिलती हैं, पहले तीसरे में कुछ और, दूसरे चौथे में कुछ और मिल जाए। और तीसरा जो बनता है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक, मतलब आधे में आपकी कुछ और हो और आधे में कुछ और हो, इस तरीके से। तो इनके 3 भेद बनते हैं। इन्हीं सबसे जो आपके पाठ्यक्रम में है यही है, यहीं से आपका सवाल पूछता है, वो भी सममात्रिक से ज्यादा और विषम मतलब अर्ध सममात्रिक से। तो इन्हीं को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो सारी आपकी जो है कहानी सही हो जाएगी। सममात्रिक छंद समस्त चरणों में मात्राओं या वर्णों की जो आपकी संख्या होती है या बराबर होती है। जैसे चौपाई हो गया, चौपाई आपसे पूछता है, चौपाई पूछता है कि कैसा छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। और एक इसी में आता है वंशज, तो ये हमें पढ़ना नहीं, चौपाई पढ़ना है।
अर्धसम छंदों के दो दो चरणों में मात्राएं जो होती हैं या वर्ण होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती। जैसे दोहा हो गया और वियोगनी हो गई, तो हमें दोहा यहां से पढ़ना है अर्धसम मात्रिक से, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं विषम मात्रिक। जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते उन्हें विषम छंद कहते हैं। और विषम छंद जो है 4 से अधिक यानी 6 चरणों वाले आपके छंद को बोलते हैं, उसी में अधिकतर इनकी रचना होती है। यहां पर जो आपको मिलेगा उदाहरण अगर देखें, जैसे छप्पा जब हम पढ़ेंगे और कुंडलियां पढ़ेंगे, ठीक है, उल्लाला देखेंगे, तो इन सभी में जो आपका क्रम मिलेगा वो क्रम क्या होगा, वो आपका सम और जो है अर्धसम के बीच का होता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब वर्णिक छंद देखें, मात्रिक तो छंद 3 प्रकार के होंगे, सम, अर्धसम और आपका विषम। लेकिन जब वर्णिक छंद आप देखोगे तो वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक गढ़बद्ध होता है, एक मुक्तक होता है, ठीक है। मतलब एक में गढ़ आएगा वर्णों में, यगण मगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ठीक है, सगड़। लेकिन दूसरा जो होता है मुक्तक, मतलब उसमें गढ़ से कोई मतलब उसको नहीं। देखिए गढ़बंद जो आप गढ़बद्ध छंद होते हैं, इनके चरणों में वर्ण और साथी गण दोनों की संख्या नियत रहती। जैसे इंद्रब्रजा हो गया, ठीक है, ये वंशत हो गया, द्रुत विलंबित हो गया, मंदाक्रांता हो गया, सवैया हो गया। तो इसमें से सवैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सवैया भी कभी पूछा नहीं गया है। अगली चीज, मुक्त छंद के चरणों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती, गणों या लघु गिरि का कोई स्थान नियत नहीं होता। जैसे मनहरण कवित्व हो गया, जो है अनुष्टुप हो गया, इन सब को लेकर के, लेकिन ये सब सिलेबस में नहीं है। 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। जिनमें 32 से कम मात्राएं हैं और 26 से कम वर्ण है उनको साधारण छंद कहते हैं। 32 से अधिक मात्राएं और 26 से अधिक वर्ण को दंडक बोलते हैं, ठीक है। तो दंडक और साधारण में फर्क समझ गए कि साधारण छंद कौन से हैं, जिनमें 32 से नीचे मात्राएं और 26 से नीचे आपके वर्ण हैं। और दंडक छंद कौन से हैं, जिनमें 32 से ऊपर मात्राएं मिल रही और 26 से ऊपर आपके क्या मिल रहे, वर्ण मिल रहे, वो आपके दंडक के अंतर्गत होंगे। अब चौपाई और दोहा, ये सारी चीजें जो है, जितने छंद के विभेद हैं, इनकी मात्राएं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सारी चीजों पर परिचर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कल जो है इन सभी के उदाहरणों को सीखेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, गणना को सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।